सेल, बस यही है। होस्ट सेल के बारे में इतना ही है कि बैक्टीरियल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, यीस्ट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेप्स इन्वॉल्व इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपको सबसे पहले मैंने बताया आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, थर्ड होती है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड जीन। ठीक है, फोर्थ है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर। फिफ्थ है लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर एंड दस फॉर्म्स आरडीएनए। ठीक है, लाइगेशन कैसे करोगे, कटे हुए वेक्टर का और जीन का लाइगेशन कैसे करोगे। ठीक है, फिर है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। ठीक है, फिर है सिलेक्शन ऑफ सेल हैविंग आरडीएनए। एक बार इनको देखो, मैं वापस से करता हूं, एक बार ये स्टेप्स चेक करो। हाँ, म्यूट किया था मैंने क्योंकि म्यूट करने से पहले मैं दवाई मंगा रहा था। ठीक है, तो अब सुनो, ये 7 स्टेप्स है। इन 7 स्टेप्स में इंसर्शन, हाँ ठीक है, बताते हैं अभी। 7 स्टेप्स में से आपको सभी स्टेप मैंने पढ़ा दिए हैं एक एक बार। क्या मैंने आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ाया था? 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उनके बीच में कट करोगे, वो पढ़ाया था ना? ठीक है, तो मैंने ये सातों की सातों स्टेप्स आपको पढ़ा दी है एक तरीके से। अब आपको स्लाइड्स में देखोगे तो रिकॉल होगी और आपको ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, इसीलिए मैंने सब कुछ पहले ही पढ़ा दिया। अब केवल और केवल आपको रिकॉल करना है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। दूसरी बात, किसी ने पूछा, अभी शायद केतन ने पूछा कि इंसर्शन और लाइगेशन में क्या फर्क है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने यहां पर, अगर आपने यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर इंसर्ट किया है तो ये इंसर्शन है। लास्ट में जो बॉन्ड बनता है ये लाइगेज बनाता है, ये लाइगेशन है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए के ऊपर। लास्ट में है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, 9th है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। यहां पर हमें केवल और केवल डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़नी है, बाकी सब हमने पढ़ लिया है। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पैसेंजर डीएनए वही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो ट्रेवल करके जाने वाली है, वही है पैसेंजर डीएनए। आवाज आ रही है ना? आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करोगे? हमें सेल को ब्रेक करना है। अब सुन लो, अब चुपचाप सुन लो, काफी टाइम निकल चुका है आज। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करोगे? हमें क्या करना है, सेल को ब्रेक करना है, ब्रेक करके उसके अंदर का डीएनए हमें आइसोलेट करना है। तो कैसे करेंगे? ये सेल है, हमने यहां पर प्लांट सेल लिए, सॉरी बैक्टीरियल सेल लिए। बैक्टीरियल सेल में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन है। बैक्टीरियल सेल वाल को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम डालेंगे और
इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए बताओ, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए लाइपेज चाहिए, लिपिड से बनी होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां पर लाइपेज चाहिए, ये रहा। नेक्स्ट, ये टूट गई सेल, टूटने के बाद में जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो सब कुछ सेल का मटेरियल, सेल वाल के टुकड़े, सेल मेम्ब्रेन के टुकड़े, सब कुछ बैठ जाएंगे नीचे, और हमारा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आ जाएगा कहां पे? सुपरनेटेंट में। अब आप क्या करोगे? आपको हटाना है डीएनए और आरएनए, सॉरी, आपको हटाना है आरएनए और प्रोटीन को, तो आप पहले डालोगे आरएनएज, फिर डालोगे प्रोटीएज, तो क्या होगा? ये सब कुछ डाइजेस्ट कर देंगे, आरएनए को और डी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे ये एंजाइम। अब कौन बचेगा? केवल और केवल डीएनए। जो डीएनए बचेगा, उस डीएनए को आप क्या करोगे? उस डीएनए को आप चिल्ड एथेनॉल डाल करके प्रेसिपिटेट कर लोगे, और वहां से आप स्पूलिंग के द्वारा इसको निकाल लोगे। एक रोड होती है, उसके आगे रबड़ का बैंड लगा हुआ रहता है, उस बैंड से इसको निकाल लोगे, इसी को स्पूलिंग बोलते हैं, और इस तरह से इसको निकाल लोगे, ठीक है। ये आपका डीएनए है, ठीक है। हाँ, वह भी बोल रहे किया था, हाँ वही है, 12th में जो एक्सपेरिमेंट किया था वही है। जो कह रहे हैं प्रोटीएज भी चाहिए होगा, तो प्रोटीएज नहीं चाहिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में देखो, सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह से होता है, सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होती है, ये लिपिड है, लिपिड है, लिपिड है, फिर ये लिपिड, 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 ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह से होती है। यहां बीच बीच में प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो जब पूरे लिपिड को तोड़ दोगे तो प्रोटीन तो अपने आप ही निकल जाएगी, प्रोटीन तो अपने आप ही निकल जाएगी। अगर आप लिपिड को तोड़ दोगे तो प्रोटीन अपने आप निकल गई, तो केवल लाइपेज ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात यहां की, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ये लो। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये आपने लिया, इस डीएनए को कट किया आरई से, तो ये कट गया। अब इसमें ये आपकी जीन है, ये रही आपकी जीन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है प्रोसेस एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेट करोगे डिजायर्ड जीन को, तो यहां पर ये अगली स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, ठीक है। एग्रोजेल मैंने आपको पढ़ा दिया, तो कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे। छोटा वाला टुकड़ा सबसे पहले एनोड पे पहुंचता है। एथेनॉल जो हमारा डीएनए सॉल्यूशन में मिला हुआ है उसको प्रेसिपिटेट करता है, उसको प्रेसिपिटेट करता है एथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर अगली स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर। क्या पीसीआर हमने पढ़ लिया, सबको याद है कैसे हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं, सबको याद है? हाँ, डिनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। 94 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री पे हम एक्सटेंशन करेंगे। तो ये होता है इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन। इन विट्रो सिंथेसिस का क्या मतलब है? इन विट्रो सिंथेसिस का क्या मतलब है कि हम सेल के बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में ये वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब बच्चे होशियार हो गए पढ़ पढ़ करके, सब बच्चे नाम करने वाले हैं। अच्छा, आज एक खुशखबरी है, जेई में हमारी पहली रैंक आई है एलन से। तो जेई के लिए खुशखबरी है, पहली रैंक आई है। कल परसों में नीट का एग्जाम आ जाएगा, उसमें भी हमारी पहली रैंक आएगी, ये पूरा कॉन्फिडेंस है। मृदुल भाई, बिल्कुल। तो कोटा सेंटर से पहली रैंक आई है, और 2-4 दिन के अंदर नीट का रिजल्ट आएगा, उसमें भी अपनी पहली रैंक आई है, आएगी। और हाँ हाँ, आ जाएगा, मतलब जब भी आ जाएगा, 5-7 दिन में आ जाएगा, 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा, है ना। तो अगले साल तुम में से किसी बच्चे को 720 में से 720 लाने हैं, पहली रैंक लानी है, ये सोच लो, ठीक है। हाँ, तो अभी तो तुम सुनो, आज विजयदशमी है, दशहरा है। मृदुल भैया
एलन जयपुर से नहीं था मृदुल भैया, एलन कोटा से ही था, पर जयपुर का रहने वाला है, जयपुर का रहने वाला है। ठीक है, हाँ कुछ टाइम जयपुर में भी पढ़ा, पर वैसे कोटा में ही पढ़ा है। जयपुर का रहने वाला है, नेटिव है जयपुर का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ईयर तुम में से किसी को नंबर लाने हैं, तुम में से सभी को सेलेक्ट होना है। आज विजयादशमी है, नहीं ड्रॉपर नहीं है। 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th 12th चारों साल एलन में ही पढ़ा है। ठीक है, तो आज विजयादशमी है, विजयादशमी के ऊपर कसम खा लो पढ़ने की कि अगले साल की दिवाली मेडिकल कॉलेज में ही मनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर यह स्टेप मैंने पढ़ा दिया आपको। अब है लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको आर ई से कट करेंगे, इसको भी आर ई से कट करेंगे, सेम आर ई से। देन यहां पर इसको इंसर्ट कर देंगे और लाइगेज जो है वो फाइनल बॉन्ड बना लेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है केतन कि अगले साल की दिवाली मेडिकल कॉलेज वाली, मेडिकल कॉलेज वाली मेडिकल कॉलेज वाली रखना, ये नहीं कि मेडिकल कॉलेज वाली के साथ अगले साल की दिवाली मेडिकल कॉलेज वाली, सही है बेटा ठीक है, हाँ आ सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हो। हम्म, ठीक है, तो अगले साल की दिवाली, अगले साल की दिवाली ही रखनी है बेटा, मेडिकल कॉलेज वाली नहीं। बाकी ठीक है, हाँ बिल्कुल कोर्स बराबर चल रहा है हर जगह पे, हर जगह पे कोर्स बराबर चल रहा है, कहीं पे भी आगे पीछे नहीं है अपना कोर्स। ठीक है, हाँ टीचर भी सेम ही है, सभी टीचर सेम है, सभी टीचर सेम है जो यहां पढ़ा रहे हैं जो वहां पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐसा आपने नहीं पढ़ा था, तो इंसर्शन कैसे करवाओगे? जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको इंसर्ट कैसे करवाओगे? कहां गया केतन मेडिकल कॉलेज वाली वाला? हाँ, तो देखो इंसर्शन करवा रहे हैं हम, इंसर्शन करवाएंगे उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। अरे वेक्टर तो हमने बना लिया, वेक्टर तो हमने बना लिया, वेक्टर ले लिया, सुनो मेरी बात, वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर था, इस वेक्टर को लिया, काटा, इसके अंदर यहां पर डिजायर जीन लगा ली। अब इस वेक्टर वाले इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे सेल के अंदर डालें? इस रिकॉम्बिनेंट, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है पूरा गोल गोल, ये वाला डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे डालें किसी सेल के अंदर? तो पहला मेथड हो सकता है इनडायरेक्ट मेथड, मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर, और दूसरा होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या करोगे? किसी भी वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करोगे, और इनडायरेक्ट में क्या करोगे? आप वेक्टर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आप देख सकते हो। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो यहां पहला है विदाउट यूजिंग ऑफ वेक्टर, विदाउट यूजिंग ऑफ वेक्टर होगा डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो पहला है बैक्टीरियल सेल में, दूसरा है प्लांट सेल में, और तीसरा है एनिमल सेल में। अगर डायरेक्ट की बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन, केमिकल मेथड एंड लाइपोसोम मीडिएटेड मेथड। आ गया आपको समझ में? पहला, इनके केवल और केवल नाम ही याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना। आपको अगर नाम भी याद है तो भी आपका काम हो जाएगा, तो देखना स्टार्ट करो। पहला जो मेथड है यह है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में, हाँ हाँ,
अभी जीन गन पे मत जाओ, अभी यहीं पे रहो, बताएंगे जब जीन गन पढ़ाएंगे। सबको एक एक करके पढ़ा रहे हैं, अभी रुको। करते क्या हो, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। आप क्या करोगे, एक बीकर लोगे, उस बीकर के अंदर आप क्या डाल दोगे, एक सेल, बैक्टीरियल सेल, ये रही बैक्टीरियल सेल, ये रही, और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डाल दोगे। ठीक है, अब डालोगे कैल्शियम+2, कैल्शियम+2 डालोगे, और कैल्शियम+2 डालने से क्या होगा, बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट बनेगी डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ कॉम्पिटेबिलिटी आएगी। इसके पोर्स थोड़े वाइड होंगे, इसके पोर्स थोड़े बढ़ जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, जिससे कि हमारा डीएनए अंदर जा सके। अब क्या करोगे, अब इसको रखोगे 42, इसको रखोगे आइस कोल्ड टेम्परेचर पर। कहां पर, आइस कोल्ड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस में रखा हुआ है। सडनली इसको लेके जाओगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये प्रोसेस 2-3 बार करोगे, ये वाला प्रोसेस, आइस कोल्ड देन 42, आइस कोल्ड देन 42, आइस कोल्ड देन 42। इससे बैक्टीरिया शॉक में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, और जो भी बाहर इसको खाने के लिए मिलेगा उसको ये इनटेक करना चाहेगा। तो यहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा आरडीएनए, और ये आ गया। तो इस तरह से इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दे करके, हीट शॉक ट्रीटमेंट देकर के बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर कराओगे। कुछ भी नहीं करना, बैक्टीरिया का सेल लेना है, उसके साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेना है, दोनों को एक सॉल्यूशन में डालना है, थोड़ी देर ठंडे में डालो, एकदम आइस शील्ड में, और फिर सडनली 42 डिग्री में ले आओ, फिर वापस आइस में लेके जाओ, फिर 42 डिग्री। इस कंडीशन में बैक्टीरियल सेल को शॉक लगेगा, और जब शॉक लगेगा तो ये क्या करेगी, अपने बाहर से मटेरियल को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह से हमारा जीन ट्रांसफर हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट, जीन ट्रांसफर इन प्लांट। तो जीन ट्रांसफर प्लांट में कैसे करते हो, ये करते हो बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। कौन से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, दो बैक्टीरिया हैं। ये दो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं। वैष्णवी जायसवाल, कैल्शियम से सेल कॉम्पिटेंट बन रही है डीएनए को अंदर लेने के लिए। सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर हैं, उनसे डीएनए अंदर नहीं जा सकता, तो सेल के पोर साइज को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कैल्शियम पोर साइज को बढ़ाता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं जीन ट्रांसफर इन प्लांट। तो आपने पहले वेक्टर के टाइम पे पढ़ा था कि प्लांट में अगर जीन को ट्रांसफर करना है तो कैसे करोगे, टीआई प्लाज्मिड से और आरआई प्लाज्मिड से। याद है क्या, टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड, क्या याद है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में होता है टीआई प्लाज्मिड, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस में होता है आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और आरआई का फुल फॉर्म है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड cause crown gall disease in dicot plants and RI plasmid cause hairy root disease in dicot plants। यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये एक प्लांट है, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लांट है, ठीक है, यहां इसकी रूट्स है। मान लो जब कोई भी किसान निराई करता है, गुड़ाई करता है, या अपनी खरपतवार को हटाता है, वीड को हटाता है, तो यहां पर कुछ हथियारों का यूज करता है, जैसे कि खुरपी, दराती, फावड़ा। इससे इस पेड़ को चोट लग सकती है, मान लो यहां पर चोट लग गई और वुंड बन गया, या फिर कोई गाय भैंस आई और उसने अपने पंजों से इसके ऊपर चोट लगा दी। तो पौधे को जब चोट लगी तो यहां पर क्या होता है, पौधे ने
सीक्रेट किए कुछ फिनोलिक कंपाउंड। फिनोलिक कंपाउंड, जब ये फिनोलिक कंपाउंड सीक्रेट करता है तो यहां पर होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस या एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। ये इन फिनोलिक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये फिनोलिक कंपाउंड आके चिपक जाते हैं बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया के अंदर ये फिनोलिक कंपाउंड जाते हैं और जाकर के इस विर जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। किसको? विर जीन को। विर जीन क्या है? विर जीन एक ओपेरॉन है, एक जीन रेगुलेशन का सेगमेंट है। एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ। होता है कि यहां पर ये दिख रहा है, सभी को आवाज आ रही है? ठीक है। ये फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करते हैं यहां से वुंड से, और जैसे ही फिनोलिक कंपाउंड रिलीज होते हैं वैसे ही ये बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लेता है। बैक्टीरिया से फिनोलिक कंपाउंड जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में यहां पर ये विर जीन एक्टिवेट हो जाती है और ये विर जीन इस टीआई प्लाज्मिड की इस टीडीएनए को, इतना इतना सेगमेंट इज कॉल्ड, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड टीडीएनए। ये टीडीएनए क्या है? ये टीडीएनए, ये टीडीएनए को ट्रांसफर कर देती है प्लांट सेल के अंदर। ये नेचुरली होता है, ऐसा नेचुरली होता है। जो मैंने बताया है कि प्लांट सेल में अगर प्लांट के ऊपर चोट लग गई तो वहां से फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करेगा, उसको बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज करेगा, बैक्टीरिया का विर ओपेरॉन, ये विर जीन चालू हो जाएगा काम करना। अब ये अपने टीडीएनए को इंसर्ट करा देगा। टीडीएनए को इंसर्ट करा देगा किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। और ये टीडीएनए जाके जुड़ जाएगा किससे? किससे जुड़ जाएगा? प्लांट के जीनोम से। किससे? प्लांट के जीनोम से। और यहां पर प्लांट के जीनोम से जुड़ने के बाद में ये प्रोड्यूस करने लगेगा। इसके अंदर दो जीन है, एक तो है ऑक्सीन की और एक है साइटोकाइनिन की। तो ये साइटोकाइनिन और ऑक्सीन को एक्सेस में बनाने लगेगा। साइटोकाइनिन और ऑक्सीन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो ये क्या करेंगे? ये ट्यूमर को इंड्यूस करेंगे, वहां पर एक्सेसिव ग्रोथ कराएंगे, ट्यूमर इंड्यूस करेंगे और यहां पर बैक्टीरिया में ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमर। और इसी को बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्या बोलते हो? क्राउन गॉल डिजीज। ये समझ में आ गया क्या कि नेचुरली क्या होता है? नेचुरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस अपने टीडीएनए को इंसर्ट करवा सकता है प्लांट में और वहां पर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन बनवा सकता है एक्सिस में, और क्राउन गॉल डिजीज को उत्पन्न कर सकता है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? प्लाज्मिड में क्या क्या चीजें हैं? प्लाज्मिड में टीआई जीन है, टीडीएनए है, वीआईआर जीन है। ट्रांसफर क्या होता है? केवल टीडीएनए। टीडीएनए में दो जीन है, ऑक्सीन की और साइटोकाइनिन की। तो प्लांट सेल में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन बनते हैं एक्सिस में। ये बात समझ में आ गई क्या नेचुरली क्या होता है? ठीक है। अब यह इसमें सारी बातें काम की है, हर बात से क्वेश्चन है, हर बात को ध्यान से सुनो कि ये टीडीएनए कहां चला जाएगा? प्लांट सेल के अंदर। टीआई प्लाज्मिड का कौन सा पार्ट ट्रांसफर होता है? टीडीएनए ये इतना इतना पार्ट है ना इसका, अरे ये पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट टीडीएनए है, ये पार्ट टीआई प्लाज्मिड का पार्ट टीडीएनए, इतना पार्ट।
इतना पार्ट टीडीएनए, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो केवल और केवल टीडीएनए ही ट्रांसफर होता है, पूरा टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर नहीं होता। बात समझ में आ रही है क्या? और टीडीएनए को ट्रांसफर कौन करवाता है? विर जीन। ये जो विर जीन है ये एक ऑपरेटर है, विर जीन। ये ऑपरेटर ऑन होकर के और इसको इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। समझ में आ गया क्या? ये ऐसा नेचुरली होता है। तो क्या टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट के अंदर नेचुरली जीन ट्रांसफर करता है क्या? क्या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट के अंदर नेचुरली जीन ट्रांसफर करता है क्या? हाँ। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को क्या बोलोगे? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बनने के लिए, जेनेटिक इंजीनियर बनने के लिए पहले तो करनी पड़ेगी बीटेक, फिर करनी पड़ेगी एमटेक, फिर करनी पड़ेगी पीएचडी। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस तो पैदा होता है उसी दिन से जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियर होता है जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से। समझ में आ गई क्या बात? हाँ, ये तो बिना पढ़ा ही टॉप कर दिया। हाँ, नहीं, टीडीएनए को आइसोलेट करके नहीं करते, टी जीन को ये अपने आप ट्रांसफर करता है नेचुरली। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला। साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला और इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला और इस प्लाज्मिड को, सुन रहे हो? प्लाज्मिड को बाहर निकाला, उसमें से जो टीडीएनए का पार्ट था ना, टीडीएनए का जो डिजीज कोज करता था, उस प्लाज्मिड में से यहां से टीडीएनए के पार्ट को हटा दिया। अब ऐसा वेक्टर जिसमें से डिजीज कोजिंग पार्ट को हटा दिया उसको क्या बोलोगे? ऐसा वेक्टर जिसमें से डिजीज कोजिंग पार्ट को हटा दिया उसको क्या बोलोगे? डिसआर्म्ड वेक्टर। डिसआर्म्ड वेक्टर मतलब कि उसके अंदर से आपने उसका जो आर्म था उसको निकाल लिया, डिसआर्म्ड वेक्टर। ठीक है, तो इसको बनाया जाता है डिसआर्म्ड वेक्टर। हाँ, अगर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन इंक्रीज होंगे तो वहां पर कैंसर जैसी स्थिति कोज हो जाएगी। वो सेल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को, जिससे ट्यूमर बन जाएगा प्लांट के अंदर। अगर एक्सिस में ऑक्सीन और साइटोकाइनिन बनेंगे तो ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, विरजीन का रोल बता रहा हूं। विरजीन एक ओपेरोन है। विरजीन ऐसी प्रोटीन्स बनाता है, अरे विरजीन कम से कम 12-13 तरह की प्रोटीन बनाता है। सुन लो, अब सुन लो। हाँ, नॉर्मली बहुत सारे प्लांट में होती है क्राउन गार्ड डिजीज। ठीक है, विरजीन एक ओपेरोन है जो किस पे कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है टीडीएनए के ट्रांसफर पर। विरजीन 8 से 10 तरह की प्रोटीन बनाता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। D1, D2, VIR1, VIR2, DS, DK, ऐसे करके 20-22, सॉरी 10 से 12 तरह की प्रोटीन्स बनाता है। वो प्रोटीन्स हेल्प करती हैं इस ट्यूब के डेवलपमेंट में। ये जो दोनों के बीच में ट्यूब बन रही है, वो प्रोटीन्स हेल्प करती है इस डीएनए को यहाँ ट्रांसफर करवाने में। वही प्रोटीन हेल्प करती है इस डीएनए को यहाँ प्लांट के डीएनए में अटैच करने में। तो विरजीन बहुत सारी प्रोटीन बनाता है जो प्रोटीन काम करती है इस डीएनए को ट्रांसफर करवाने में। अब बताओ किसको क्या डाउट है? इस केस में वेक्टर तो टीआई प्लाज्मिड ही है। टीआई प्लाज्मिड का आपने टी जीन वाला पार्ट हटा दिया। टीआई प्लाज्मिड का टी जीन वाला पार्ट हटा के वहां पर जोड़ दिया है डिजायर्ड जीन। अरे ये पूरा का पूरा वेक्टर है। इस वेक्टर का आप वो वाला पार्ट जो कि डिजीज कोज करता है टीडीएनए, उसको हटा दो, उसकी जगह पे आपकी पसंद की जीन डाल दो, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? प्रियांश, जाकिरा, जिक्रा, ठीक है। तो अगर प्लांट में आपको जीन ट्रांसफर करवाना है तो किसका यूज लोगे? टीआई प्लाज्मिड का या आरआई प्लाज्मिड का? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। टीडीएनए, टीडीएनए का मतलब है ट्रांसफर डीएनए, मतलब टीआई प्लाज्मिड का वो हिस्सा। हाँ, दोनों ले सकते हैं, टीआई और आरआई। डाउट्स बाद में पूछना, पहले पढ़ो आगे। अरे पहले पूरा आगे पढ़ो, आगे की बात पहले मत पूछो, पहले पढ़ो। टीडीएनए का वो हिस्सा जो ट्रांसफर होता है उसे ही क्या बोलते हो? सॉरी, टीआई प्लाज्मिड का वो हिस्सा जो प्लांट सेल में ट्रांसफर होता है उसे बोलते हो टीडीएनए। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टीडीएनए, डीएनए विच ट्रांसफर इन प्लांट। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ वुंड इन प्लांट एसिटोसाइरिंगोन केमिकल इज रिलीज। एसिटोसाइरिंगोन क्या होता है? ये होता है एक फिनाइलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड। द केमिकल इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ वीआईआर जीन। ये वीआईआर जीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है, एक्सप्रेशन को। थैंक यू। आ गई दवाई। हाँ, अस्थमा है मुझे, अस्थमेटिक। आज ठंडा मौसम था तो उसका अटैक्स पड़ रहा है। ठीक है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है, ये मिल जाएगा आपको मॉड्यूल में। अब देखो, जैसे ही मैंने पढ़ा दिया वो लिखा हुआ है, एट द प्लेस ऑफ वुंड इन प्लांट्स एसिटोसाइरिंगोन केमिकल इज रिलीज। दिस केमिकल इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ वीआईआर जीन। हाँ, यस, वही है। ठीक है, यहां पर आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वीआईआर जीन रेप्लिकेट एंड ट्रांसफर डीएनए टीडीएनए इनटू द डाइकोट प्लांट। मैंने क्या बोला था कि इस वीआईआर जीन के प्रोडक्ट, इस वीआईआर जीन के प्रोडक्ट ये ही टीडीएनए का ट्रांसफर करवाते हैं कहां पर? बैक्टीरियल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में। तो ये आप देखो, ये रहा। टीआई जीन ऑफ टीडीएनए कंटेन जीन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। तो टीआई जीन में ही क्या है? साइटोकाइनिन। हाँ, एसिटोसाइरिंगोन वो फिनोलिक ग्रुप ही है, फिनोलिक कंपाउंड ही है। एसिटोसाइरिंगोन जो है वो फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोल है वो एक तरीके का। ठीक है, टीआई जीन ऑफ टीडीएनए कंटेन जीन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट। The harmful TI gene removed from the plasmid. Now, this plasmid is known as disarmed TI plasmid. आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है। At the place of TI gene, desired gene is inserted. Now, desired gene transferred in plant along with tDNA and it integrated into DNA of plant cell. यहां पर आपका हो गया कि कैसे कैसे नेचुरली होता है, ये सबको क्लियर है ना? टीडीएनए क्या होता है, टीआई जीन क्या होती है एंड वीआईआर जीन क्या होती है, सबको क्लियर है। वीआईआर जीन का क्या फंक्शन है? कुछ प्रोटीन्स को बनाती है जिन प्रोटीन्स की सहायता से वो टीडीएनए ट्रांसफर होता है प्लांट सेल में। नेक्स्ट, इन एनिमल तो
हमको अगर प्लांट सेल में ट्रांसफर करवाना है तो किसकी सहायता से करवाओगे? टीआई प्लाज्मिड से, ठीक है। अगर एनिमल्स में करवाना है तो देखो क्या लिखा है, इन एनिमल्स जीन ट्रांसफर इज कंप्लीटली सक्सेसफुल व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड इन आइदर जाइगोटिक और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। कि हमारे एनिमल्स में एनिमल्स में जीन ट्रांसफर तभी सक्सेसफुल है जब हम इसे ओवम है, स्पर्म है, जब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहां पर 2n जाइगोट बना। जब हम जाइगोट में ही जीन ट्रांसफर करवा दें, जब हम जाइगोट में ही जीन ट्रांसफर करवा दें तब क्या होगा? तभी ये सक्सेसफुल होगा। अरे अगर मुझे अपने अंदर जीन डालनी है तो क्या मैं हाथ के अंदर यहां पे जीन डालूं तो वो चली जाएगी क्या मेरे पूरे सेल में? नहीं जाएगी। अगर मुझे अपने अंदर जीन डालनी है तो मुझे मेरे जाइगोट में ही डालनी पड़ती। जब मेरा जाइगोट था, जब मेरी जाइगोटिक कंडीशंस थी, तो वो हर एक ईच एंड एवरी सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं यहाँ पे जीन डाल लूं तो नहीं जाएगी, वो एक सेल में ही होके रह जाएगी वो, ठीक है। तो अब जिक्रा कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ वीआईआर जीन लिखा है, तो मैंने भी तो यही बोला है कि वीआईआर जीन कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, कुछ ऐसे प्रोटीन बनाती है। जीन का प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। तो वीआईआर जीन कुछ ऐसे प्रोटीन बनाती है जो हेल्प करते हैं किसके? टीडीएनए के ट्रांसफर में, ठीक है। हाँ, तो बार बार क्यों पूछते हो एक ही बात? तो ये हो गई बात। अब है जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। इसके दो मेथड है, डायरेक्ट तो है, माइक्रो इंजेक्शन। आजकल साइंटिस्ट ने बहुत सारे माइक्रो इंजेक्शन बना लिए हैं, छोटे छोटे इंजेक्शन, जिनमें आप जीन लो और डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। देखो ऐसे माइक्रो इंजेक्शन में जीन लो और सीधा न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया माइक्रो इंजेक्शन। और दूसरा मेथड है डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। आपको पता है रेट्रोवायरस भी जीन ट्रांसफर कराने की कैपेबिलिटी रखता है, एचआईवी वायरस। तो एचआईवी वायरस में से वो वाला पार्ट रिमूव कर दो जो कि डिजीज कोज करता है। अब उस वायरस को क्या बोलोगे? डिसआर्म्ड वायरस। क्या बोलोगे? डिसआर्म्ड वायरस। तो ये हुई बात। नेक्स्ट, ये रहा डायरेक्ट मेथड, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। किसके थ्रू? इट इज थ्रू माइक्रो इंजेक्शन। तो ये रहा माइक्रो इंजेक्शन। दिस मेथड इज बेस्ट फॉर एनिमल सेल बट इट मे आल्सो यूज फॉर प्लांट सेल्स। ठीक है, बेस्ट किसके लिए है? एनिमल सेल्स के लिए, पर प्लांट सेल में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोपोरेशन। ये क्या है? इट क्रिएट ट्रांजिएंट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए। इतना ही याद रखना है। प्लांट सेल में डायरेक्ट मेथड, सॉरी एनिमल सेल में डायरेक्ट मेथड दो हो गए। पहला है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से आप क्या बनाओगे? स्मॉल स्मॉल पोर्स बनाओगे, उनके थ्रू आप डीएनए को ट्रांसफर करोगे। नेक्स्ट, पार्टिकल पार्टिकल गन, बायोलिस्टिक मेथड एंड जीन गन। तीनों एक ही चीज है, पार्टिकल गन, जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। इसमें क्या करोगे आप? गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स लोगे। क्या लोगे? गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स के ऊपर जीन को रैप करोगे। पार्टिकल के अंदर जीन नहीं डालनी है, पार्टिकल के अंदर जीन नहीं डालनी है, पार्टिकल के ऊपर जीन को लपेटना है। जैसे न्यूक्लियोसोम पे डीएनए लिपटा हुआ था ना, उस तरीके से पार्टिकल के ऊपर डीएनए को लपेटना है, जीन को लपेटनी है, और फिर उसको बम्बार्ड कर दोगे एक गन से न्यूक्लियस के अंदर, लाइक दिस। ये रहा, ये है गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स के ऊपर। मैं कह रहा हूं गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल लोगे, उन पार्टिकल के ऊपर जीन को रैप करोगे। मतलब जीन कहां है? पार्टिकल के ऊपर है, पार्टिकल के अंदर नहीं है, पार्टिकल के ऊपर। जैसे न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए था ना, न्यूक्लियोसोम के ऊपर, वैसे ही यहां पे कहां है? पार्टिकल के
ऊपर, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर इसको बम्बार्ड कर दोगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स की सहायता से, माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से इसको बम्बार्ड कर दोगे, ठीक है। तो यहां पे हो गया पार्टिकल गन। नेक्स्ट, इस तरह से। फिर है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में क्या करोगे भाई, एक केमिकल लोगे जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डालोगे, सेल को डालोगे और फॉरेन डीएनए को डालोगे। इस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ये सेल इस डीएनए को अंदर इंटैक कर लेगी, लाइक दिस, ये इंटैक कर लिया। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इतना ही याद रखना है, केमिकल मेथड में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं, सेल को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से ट्रीट करते हैं, फॉरेन डीएनए को ये इंसर्ट कर लेती है। नेक्स्ट, लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, in this method DNA encloses within the lipid bags. These lipid bags fuse with protoplast. मोरी बात सुनो, हमारी सेल की मेम्ब्रेन किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, बताओ, लिपिड से। अब हमने जीन को भी लिपिड में ही डाल दिया, ये जीन को। अब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस लिपिड को ऐसे पास बुलाएगी, अब इसको इंसर्ट कर लेगी, इस वेसाइकल को वेसाइकल की फॉर्म में इंसर्ट कर लेगी, ठीक है, कर लिया। अब ये जो न्यूक्लियस है इसकी मेम्ब्रेन भी किससे बनी है, लिपिड और प्रोटीन से, तो ये भी इसके पास जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, तो हम लिपिड में कवर करके जीन को डालेंगे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी पहले तो, और फिर अंदर जाकर के लिपिड के साथ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लाइपोसोम से भी जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या, आ गई समझ में? तो वही इतनी ही बात थी, यहां पर ये चैप्टर हुआ आगे की स्टेज पे। अब तुम्हारी होस्ट सेल में पहुंच चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो हमने पहले बात करी थी कि वहां पर 3 केस हो सकते हैं कि या तो सेल में कुछ भी ना जाए, या ऐसा प्लाज्मिड जाए जो रिकॉम्बिनेंट ना हो, या फिर या फिर या फिर वो वाला प्लाज्मिड जाए जो रिकॉम्बिनेंट था। तो तीनों कंडीशन में से थर्ड केस को, जो रिकॉम्बिनेंट भी है ट्रांसफॉर्मेंट भी है, उसको कैसे सेलेक्ट करोगे, उसकी स्क्रीनिंग कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे उसकी स्क्रीनिंग? सेलेक्टेबल मार्कर जीन से हम कर चुके हैं, बस देखना है, मैंने सबको समझा दिया है। लो देखो, selection of TR by 2 antibiotic resistant genes like this। ये हमारा है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और ये हमारा है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसमें दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं, बट इसमें टेट्रासाइक्लिन का क्या हो गया है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का क्या हो गया है, बताओ? इनएक्टिवेशन, और इसको क्या बोलते हो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का हो गया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। नेक्स्ट, अब इसको आप ट्रांसफर करोगे होस्ट सेल में, तो 3 केस हो सकते हैं, एक में तो कुछ ना जाए, एक में जाए लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाए, और इसमें जाए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो हमें इनको सिलेक्ट करना है, इसको, इसको और इसको। तो आपको पता है क्या करोगे,
यहां पर आप कुछ भी डाल लो, एम्पिसिलिन डालोगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर एम्पिसिलिन में ये भी सर्वाइव करेगा, ये भी करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ये सर्वाइव करेगा और ये मर जाएगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन पे सर्वाइव नहीं करता है वही स्ट्रेन क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, लाइक दिस। तो देखो, ये तो ना तो एम्पिसिलिन पे सर्वाइव करेगा ना ही टेट्रासाइक्लिन पर, ये वाला दोनों पे सर्वाइव करेगा, पर ये करेगा केवल एम्पिसिलिन पे सर्वाइव, टेट्रासाइक्लिन पे मर जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। अब सेलेक्ट कैसे करोगे? ऐसे एक लोगे मास्टर प्लेट, इस मास्टर प्लेट पे हमने 3 कॉलोनी दिखाई है, पर 3 नहीं बहुत सारी होती हैं, ये काफी सारी कॉलोनी ग्रो कर रही है। इनमें तीनों तरह के बैक्टीरिया हैं। किस तरह के हैं? तीनों तरह के। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एंटीबायोटिक एब्स्टेंट थी, तो यहां पर तीनों बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर रहे थे, तीनों टाइप की कॉलोनी आपस में ग्रो कर रही थी। ओके, नेक्स्ट। अब रेप्लिका प्लेट, इसकी रेप्लिका प्लेट बनाई 2। रेप्लिका प्लेट कैसे बनाते हैं कि जैसे हमारी जो मास्टर प्लेट है जिसपे ये ग्रो कर रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर रखेंगे, ऐसे ऐसे फिल्टर पेपर रख दिया। अब इस फिल्टर पेपर को उठा लेंगे और इस फिल्टर पेपर को आप वापस से टच करवा दोगे कल्चर मीडियम पर, कल्चर मीडियम पर टच करवा दोगे वापस से ऐसे। तो कल्चर मीडियम पर क्या इसके कुछ कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे तीनों स्ट्रेन से? हाँ आ जाएंगे, कुछ यहां आ गए, कुछ यहां आ गए, कुछ यहां आ गए, ठीक है। तो अब यहां पर आपने क्या डाला, एम्पिसिलिन, तो एम्पिसिलिन पर क्या होगा, ये मरा, सबसे पहले ये मरा। तो ये कैसा था, ये कैसा था बताओ? जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था। अब क्या हो रहा है कि आपको क्या करना है, एम्पिसिलिन डालते ही ये मर गया, लेकिन ये दोनों, ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि इन दोनों में से रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, तो आप टेट्रासाइक्लिन डालो। तो जो वाला बैक्टीरिया मर गया वो वाला बैक्टीरिया क्या है, वो वाला बैक्टीरिया क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो जाकर के इसको पकड़ लो कि ये वाली रिकॉम्बिनेंट है। आ गई बात समझ में? रिकॉम्बिनेंट कैसे पकड़ोगे कि ये वाली कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट थी, तो इस मास्टर प्लेट पे अब पकड़ में आ जाएगी रिकॉम्बिनेंट क्या है। समझ में आ गई या क्लियर है? ठीक है, तो ये बात होती है। रेप्लिका प्लेट बनाओगे, फिर रेप्लिका प्लेट पर चेक करोगे, ठीक है। हाँ हाँ, तो एक जैसे ही होंगे। देखो, ये देखो, इस तरह से, इस तरह से बैक्टीरियल प्लेट पे ग्रोथ होती है। दिख रहा है, अलग अलग कॉलोनी, ये मास्टर प्लेट है, दिख रहा है। इस पर से आप कुछ, हर एक कॉलोनी में से, हर एक कॉलोनी में से क्या लोगे, एक एक दो दो बैक्टीरिया उठाओगे, रेप्लिका प्लेट पे डालोगे, ठीक है। फिर रेप्लिका प्लेट पर डालने के बाद में क्या करोगे, वहां पर रेप्लिका प्लेट पर एंटीबायोटिक डाल डाल के चेक कर लोगे, ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट। क्रॉस का मतलब कि ये मर गए, सरवाइव नहीं कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब है कि ये मर रहे हैं, सरवाइव नहीं कर रहे हैं। और कौन, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, जल्दी करो, पूछो।
क्वेश्चन पूछो, क्या समझ में नहीं आया जल्दी पूछो। ठीक है, अनीशा को क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है रेप्लिका प्लेट वाले डायग्राम बताओ। कुछ भी नहीं है, ये देख, यहां पर सौम्य, यहां पे देख बेटा, ये दिख रही है प्लेट, दिख रही है, इस पर इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग कॉलोनी ग्रो कर रही होती है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस हर जगह से अब अपन क्या करेंगे, इस प्लेट पर फिल्टर पेपर ऐसे रख देंगे, ऐसे फिल्टर पेपर रख दिया, तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया चिपक जाएंगे। अपन ने मार्क कर दिया कि कहां कहां पे अपन ने मार्क कर देंगे, बाद में चिपक जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, उस फिल्टर पेपर को दूसरी प्लेट के ऊपर जिसमें कल्चर मीडियम रखा हुआ है, उस दूसरी प्लेट पर लेके ऐसे रख देंगे, तो जहां जहां पर उसमें कॉलोनी थी इसमें भी वहीं वहीं पे आ जाएगी। अब अपन इन कॉलोनीज पे एंटीबायोटिक डाल डाल के चेक कर लेंगे। मान लो यहां पर ये वाली कॉलोनी थी, इस पर एंटीबायोटिक डालने पर ये मर रहा है, ये मर रहा है, तो यहां पर समझ लो कि यही रिकॉम्बिनेंट है। मास्टर प्लेट पर, मास्टर प्लेट वाली नहीं मरेगी, रेप्लिका पे चेक करेंगे तो रेप्लिका पे ही मरेगी। मास्टर प्लेट पे तो सारी की सारी है, रेप्लिका प्लेट पर जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को चेक करोगे। अगर रेप्लिका वाली कॉलोनी सारी मर भी जाए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, वापस से बना लेंगे रेप्लिका प्लेट, तो हमारे पास में मास्टर प्लेट पे सब अवेलेबल है। हाँ भाई सौम्य, अब बता, आ गया क्या समझ में? ठीक है, नेक्स्ट लैक्जेड जीन वाला। ठीक है, अरे सारी कॉलोनी थोड़ी चिपकेगी, एक आध दो दो चार चार बैक्टीरिया चिपक जाएंगे, फिर वो अगली प्लेट में वापस से ग्रो करके कॉलोनी बना लेंगे। एक एक दो दो बैक्टीरिया चिपक जाएंगे, ठीक है। ठीक है क्या? ओके, सो देखो लाइन पढ़ो, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज ए cumbersome procedure, यानी डिफिकल्ट प्रोसीजर, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू डिफरेंट प्लेट्स, रेप्लिका प्लेट्स, देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड। और अल्टरनेटिव मार्कर्स को मैंने आपने पढ़ाया था क्या, लैक-जेड जीन वाला प्लाज्मिड। तो देखो कैसे होता है, केरा सिलेक्शन ऑफ टीआर यानी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बाय वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड वन लैक्जेड जीन। अब आपका ये हो गया लैक्जेड जीन। देखो लैक्जेड जीन क्या करवाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक है। और एक मटेरियल होता है एक्सजेल जो कि व्हाइट कलर का होता है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रेजेंस होती है तो ये क्या बनाता है, ब्लू कलर। आ गई बात समझ में, ब्लू कलर, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर हमने वही लिया लैक्जेड जीन वाला ओपेरोन। देखो इस प्लाज्मिड में एक तो लैक्जेड जीन है और एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। फिर हम बात करें अगर रिकॉम्बिनेंट की, तो यहां पर लैक्जेड जीन के अंदर इंसर्ट हुआ है हमारा डिजायर्ड जीन, तो लैक्जेड जीन का क्या हो गया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अरे कौन सी जीन का हो गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बताओ, लैक्जेड का। तो क्या इसमें लैक्जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी क्या?
नहीं बनाएगी। तो अब वही 3 केस, 1 2 और 3। एक में तो कुछ भी नहीं गया, दूसरे में गया लेकिन ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट गया, और तीसरे में कौन गया? रिकॉम्बिनेंट। अब क्या करोगे? इसमें एम्पिसिलिन डालो। क्या एम्पिसिलिन पर, क्या एम्पिसिलिन पर ये जिएगा क्या? ये वाला क्या ये सरवाइव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो प्लाज्मिड गया ही नहीं। क्या ये लैक्जेड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो ये तो हट गया, इसको तो हटाओ। ये तो पहचान में आ गया कि जो एम्पिसिलिन पे मर जाए वो तो ना तो रिकॉम्बिनेंट है, ना रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ना ही ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर हमारे पास में अब दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक है ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। हमें ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे बताओ? हम यह करेंगे कि नेक्स्ट प्लेट पर ऐसे कुछ करेंगे, यहां पर लैक्टोज, लैक्टोज जेड जीन क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा क्या? इस वाले केस में नहीं बनाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से किया, देखो वही 3। ये वाला बैक्टीरिया जो था, ये वाला जो बैक्टीरिया था जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, वो तो पहले ही मर गया। ये तो मर गया जिसमें कुछ भी नहीं गया, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं थी। इन दोनों के पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन ये एक रिकॉम्बिनेंट है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इनको कैसे पहचानोगे? इसमें आप डालोगे एक्स जेल, और एक्स जेल जैसे ही डालोगे वैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन बनाता था? जो ट्रांसफॉर्मेंट था बट नॉन रिकॉम्बिनेंट था। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन किसमें है? इसमें है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में पर्पल कलर का हो जाएगा, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनता है, वो व्हाइट ही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कुछ इस तरह से अब देखो, ये इतनी सारी कॉलोनीज हैं, देखा, इतनी सारी कॉलोनीज हैं, दिख रही है? आधी ब्लू है, आधी व्हाइट है। हमारे काम की कौन सी है? व्हाइट वाली। ब्लू वाली हमारे काम की नहीं है, तो व्हाइट वाली में से एक कॉलोनी को उठा लो और उसको फिर ग्रो करवाते रहो, वही हमारे काम की है। तो ऐसे सिलेक्शन होता है। समझ में आ गई? तो ब्लू कलर कौन देता है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? बिल्कुल। और रिकॉम्बिनेंट कैसा देता है कलर? कोई कलर नहीं देता, व्हाइट का व्हाइट ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। आ गया मजा? ठीक है, मजा आ गया, सबको मजा आना चाहिए। हाँ, ये वाला मेथड बेटर है, ये वाला मेथड बेटर है। ठीक है, थैंक यू।